सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है सूरज और शेर सिंह। उसके बाद खेलेंगे एक खेल ठीक ठाक, जिसमें हम नए नए शब्दों को सीखेंगे। फिर बोलो कौन में हम शब्दों की जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे गुणनखंड की। फिर बूझेंगे गुणा की पहेलियों को। उसके बाद अंग्रेजी में एक स्टोरी को सुनकर पढ़ना सीखेंगे जिसका नाम है हाइड एंड सीक। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है खेल खेल में कुछ सीखने का। हमारे इस प्रोग्राम थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई के साथ। चलिए क्या सीखेंगे आज? सही जवाब, रोज की तरह ही हम हिंदी और गणित सीखेंगे। और हम शुरुआत किससे करेंगे? सही कहा, हम शुरुआत करेंगे कहानी से। हिंदी की एक प्यारी सी कहानी सुनेंगे और उसके बाद कुछ मजेदार खेल भी खेलेंगे। अगर आप अब तैयार हैं तो मैं कहानी शुरू करूं? बिट्टू, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आई काका। जल्दी आओ बिटिया, देखो तो सही तुम्हारे काका के हाथ में क्या है। अरे वाह, गेंद, वो भी लाल रंग की। ये तो मेरा पसंदीदा रंग है। इसीलिए तो लाल रंग की लाया हूँ। काका, मैं अपनी गेंद का नाम शेर सिंह रखूंगी। पर शेर सिंह ही क्यों? क्योंकि इस गेंद पर शेर की तस्वीर है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा नाम सोचा है। थैंक यू काका। हम सब शेर सिंह के साथ खूब खेला करेंगे। बिल्कुल सूरज की तरह। हमारी बातों में ये सूरज कहाँ से आ गया? हाँ काका, भला सूरज आसमान से उतरकर धरती पर हमारे साथ खेलने क्यों आएगा? अरे बिटिया, सूरज के धरती पर पहुँचने से पहले ही पूरी धरती जल जाएगी। आपको हंसी आ रही है? मैं आसमान की सूरज की नहीं, एक लड़के की बात कर रहा हूँ जिसका नाम सूरज है। पक्का काका के दोस्त का बेटा होगा और उसके पास भी ऐसी ही गेंद होगी। लगता तो ऐसा ही है। बिट्टू, सूरज मेरे दोस्त का बेटा नहीं है। हाँ, पर सूरज के पास ऐसी ही एक गेंद है और उसने भी उसका नाम शेर सिंह रखा था। अच्छा काका, पर सूरज कौन है यह तो पता चले। बताता हूँ। हाँ काका, जल्दी से बताइए। सूरज कौन है और वह शेर सिंह के साथ कैसे खेलता है, उसके लिए सुनते हैं यह कहानी। अरे वाह, कहानी।
सूरज और शेर सिंह। सूरज के पास एक गेंद है। वह गेंद शेर के जैसी दिखती है। वह उसे शेर सिंह बुलाता है। एक दिन सूरज और शेर सिंह खेल रहे थे। तभी शेर सिंह हवा में उछला, फिर सीधे पानी में गिर गया, छपाक। एक कुत्ते ने शेर सिंह को मुंह में दबोच लिया। शेर सिंह ने अपने दोनों हाथों से कुत्ते का मुंह खोला और बाहर कूद गया। वह एक फिसल पट्टी पर जा गिरा, से नीचे फिसल गया। उसके पीछे एक मोटा लड़का भी फिसल रहा था। धम! मोटा लड़का शेर सिंह पर आ गिरा। शेर सिंह पिचक गया। शेर सिंह ने मोटू को चुटकी काटी। फिर शेर सिंह एक सुरंग में जा गिरा। वहां वह गोल गोल घूमा। सुरंग से बाहर निकलते ही उसे सूरज मिल गया। सूरज ने शेर सिंह को गोद में उठा लिया। क्यों, कैसी लगी कहानी? कहानी तो बहुत ही जबरदस्त थी। अब तो मैं भी अपने शेर सिंह के साथ ऐसे ही खेलूंगी। कहानी तो मुझे बहुत भाई, और शेर सिंह भी। काकी, आप भी मेरे साथ खेलेंगी? हाँ हाँ जरूर, पर अभी नहीं, कल सुबह। हाँ बिट्टू, कल सुबह हम तीनों खेलेंगे। ठीक है काका, कल सुबह हम लोग शेर सिंह के साथ खेलेंगे। तो क्यों ना अब कहानी पर चर्चा शुरू की जाए? बिल्कुल, कहानी पर जब तक चर्चा ना हो तब तक कहानी अधूरी लगती है। बिल्कुल सही कहा काकी आपने। तो सबसे पहले बिट्टू तुम बताओ। हाँ काका, पूछिए, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, बताओ, सूरज ने अपनी गेंद का नाम शेर सिंह क्यों रखा था? ये तो बहुत आसान है, क्योंकि सूरज की गेंद शेर जैसी दिखती थी, इसलिए उसने अपनी गेंद का नाम शेर सिंह रखा था। शाबाश बिट्टू। बहुत खूब बिट्टू, भाग्यवान। अब तुम बताओ, शेर सिंह को किसने अपने मुंह में पकड़ लिया था? शेर सिंह को पानी में गिरने के बाद कुत्ते ने अपने मुंह में पकड़ लिया था। बहुत खूब काकी। धन्यवाद बिट्टू। काका, अब आप बताइए कि जब सूरज और शेर सिंह खेल रहे थे तब क्या हुआ था? जब सूरज और शेर सिंह खेल रहे थे तभी शेर सिंह हवा में उछला और पानी में गिर गया, छपाक। शाबाश श्रीमान जी। बहुत खूब काका। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपने भी इस कहानी को ध्यान से सुना होगा और आपको कहानी पसंद भी आई होगी। तो बस आप भी यह कहानी अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, शेर सिंह ने कुत्ते से बचने के लिए क्या किया था? दूसरा प्रश्न है, शेर सिंह मोटू से कैसे बचा था? तीसरा प्रश्न है, आपको किन किन चीजों के साथ खेलना अच्छा लगता है? चौथा प्रश्न है, यदि आप सूरज की जगह होते तो गेंद का नाम क्या रखते और क्यों? पांचवा प्रश्न है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। कहानी तो खत्म हुई, अब क्या होना चाहिए? काका, मैं बताऊं? हाँ हाँ, बोलो बिट्टू। मुझे पता है, बिट्टू अब खेल खेलना चाहती है। बिल्कुल सही कहा काकी। कोई अच्छा सा खेल हो जाए तो मजा आ जाए। पर बात यह है कि आज कौन सा खेल खेला जाए? क्या हुआ? आप ठीक ठाक तो हैं? जो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो बस पिटारा खोलिए। हाँ काका, पिटारा खोलिए, कोई सा भी खेल खेल लेंगे। थैंक यू भाग्यवान। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे ठीक ठाक पूछने से याद आया कि आज हम खेल खेलते हैं ठीक ठाक। अरे वाह। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है ठीक ठाक। चलिए खेलते हैं इस खेल को। अरे, इसमें तो अनुच्छेद आया और टूट गया। तो हमें यानी शब्दों को सही जगह लगाकर सही अनुच्छेद बनाना है। चलिए, के पास नदी नहीं, घर
के पास नदी है। घर के पास नदी है। नदी में मछली है। नदी में मछली है। नदी गहरी है। इसमें नाव चलती है। अरे वाह, हमने तो बिल्कुल सही अनुच्छेद बनाया। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब जमाते हैं हम सही शब्द को सही जगह। सबसे पहले क्या आएगा? मैं मौसी के मैं मौसी के घर गई थी। घर के सामने एक बगीचा है। उसमें बच्चे खेलते हैं। लोग उसमें घूमने जाते हैं। बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्या? ये तो पढ़ा भी नहीं और टूट गया। चलिए कोई बात नहीं, हम और तुम मिलके दोनों इसे बिल्कुल सही लगाएंगे। रघु भैया रिक्शा। रघु भैया रिक्शा लेकर आए। हम झट से उसमें बैठ गए। रघु भैया रिक्शा लेकर आए। हम झट से उसमें बैठ गए। दिन भर शहर की सैर की। शाम में घर लौट आए। अरे वाह, हमने बिल्कुल सही बनाया। अब बढ़ते हैं आगे। कछुआ एक छोटा जीव है। इसकी पीठ कठोर होती है। कछुआ एक छोटा जीव है। इसकी पीठ कठोर होती है। उसका दिल कोमल होता है। वह धीरे चलता है। अरे वाह, हमने तो यह भी सही बनाया। अब बढ़ते हैं आगे। मैं नहीं। सबसे पहले क्या आएगा? वह नहीं। उसकी नहीं। हाँ, एक कुत्ता मैंने पाला। दिखने में वह लगता काला। आंखें उसकी बड़ी बड़ी। पूंछ है उसकी खड़ी। अरे वाह, मजा आ गया ये बनाने में। तो अब बढ़ते हैं आगे। मेरे चाचा कल फल लाए। मीठा आम और केला लाए। हमने फलों की चाट बनाई। सबने मजे से खाई। भाई वाह, हमने तो यह भी सही बनाया। अब बढ़ते हैं आगे। टूट गया। अब इसे पढ़ते हैं और जमाते हैं। दादा ने खीरे बोए। खीरे हरे रंग के थे। कुछ खीरे बेच दिए। कुछ हमने लिए। कुछ हमने खा लिए। अरे वाह। पेड़ों से ही हमारा जीवन है। इनसे हमें भोजन मिलता है। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। अधिक पेड़ लगाने चाहिए।
अरे वाह भाई, इस खेल को खेलने में तो मुझे खूब मजा आया। थोड़ी दिमाग की कसरत जरूर हुई, पर सीखने को भी तो बहुत कुछ मिला और मजा भी आया। आपको भी आया ना? तो मेरे साथ खेलने और मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काका, खेल तो अच्छा था, पर पढ़ने से पहले ही शब्द बिखर जाते थे। हाँ बिट्टू, पर वाक्य पढ़ने से आसानी से पता लग जाता कि कौन सा शब्द कहाँ लगेगा। ये तो सही कहा काकी आपने। यही तो इस खेल का मजा है बिटिया। हाँ काका। तो क्यों ना इस खेल के बाद एक और मजेदार खेल खेला जाए और कुछ सीखा जाए। हाँ, क्यों नहीं। आप तो बस खेल खिलाइए। हाँ भाग्यवान, जल्दी बताओ कौन सा खेल खिलाने वाली हो। तो खेलते हैं खेल जिसका नाम है बोलो कौन व्यवसाय। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है बोलो कौन व्यवसाय। चलिए खेलते हैं इस खेल को। मिठाई बनाने वाला सुनार नहीं होता, चित्रकार भी नहीं, मिठाई बनाने वाला कहलाता है हलवाई। अरे वाह। दांत का इलाज करने वाला दंत चिकित्सक। चित्र बनाने वाला चित्रकार। हमने तो मेंढक को सही जगह कूदाया और वह सही जगह कूदकर कितना खुश नजर आ रहा है। बिल्कुल। जूते बनाने वाला कवि नहीं कहलाता, चौकीदार भी नहीं, मैकेनिक भी नहीं। जूते बनाने वाला क्या कहलाता है बच्चों? जल्दी से बताइए। क्या कहा? मोची। बिल्कुल सही, जूते बनाने वाला कहलाता है मोची। अब बढ़ते हैं आगे। जांच पड़ताल करने वाला मुनीम नहीं, वैज्ञानिक भी नहीं, सुनार भी नहीं। जांच पड़ताल करने वाला कहलाता है निरीक्षक। खेल हो गया समाप्त, पर अभी तो इस खेल को हमें और खेलना है। चलिए खेलते हैं इस खेल को। और सामान उठाने वाला कुली कहलाता है। मछली पकड़ने वाला, हाँ पता है कि आपको ही पता है कि मछली पकड़ने वाला कहलाता है मछुआरा। राजनीति करने वाला राजनीतिज्ञ। दूध बांटने वाला दूध वाला कहलाएगा। दांत का इलाज करने वाला तो हमने अभी बताया था, तो जल्दी से आप बताइए। दांत का इलाज करने वाला कहलाता है दंत चिकित्सक। अब बढ़ते हैं आगे। बस चलाने वाला कहलाता है चालक। सोने चांदी के आभूषण बनाने वाला सुनार कहलाता है। दांत का इलाज करने वाला दंत चिकित्सक। परीक्षा लेने वाला परीक्षक। इलाज करने वाला कौन कहलाता है? बिल्कुल सही बताया आपने, इलाज करने वाला कहलाता है डॉक्टर। कोई भी मशीन ठीक करने वाला, भाई कोई भी मशीन ठीक करने वाला मैकेनिक ही कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया हमने। लकड़ी का काम करने वाला कहलाता है हलवाई नहीं, वेटर भी नहीं और माली भी नहीं। लकड़ी का काम करने वाला कहलाता है बढ़ई। फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर। गली गली जाकर सामान बेचने वाला कहलाता है पुलिस नहीं, फोटोग्राफर तो फोटो खींचने वाला होता है। और मछुआरा कहते हैं मछली पकड़ने वालों को। तो गली गली जाकर सामान बेचने वाला कहलाएगा फेरी वाला। इलाज करने वाला डॉक्टर। बिल्कुल सही जवाब दिया हमने। नाटक करने वाला परिचालक नहीं, मैकेनिक भी नहीं, नाटक करने वाला कहलाएगा नाटककार।
खेती करने वाला कहलाता है किसान। राजनीति करने वाला, अरे वाह। फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर। खेल हो गया समाप्त। इस खेल को खेलने में भाई खूब मजा आया और आपने मेरी खूब मदद भी की। मेरी मदद करने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू, कैसा लगा खेल? गजब। और सबसे ज्यादा मजा तो मुझे तब आ रहा था जब मेढक उछल उछल कर पत्थर पर बैठता और खुश होता था। यह तो बिल्कुल सही कहा बिट्टू, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हाँ काका, हमने ही नहीं, मेरे दोस्तों ने भी इन खेलों से बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस बच्चों, आप भी इस तरह के खेल अपने घर के सदस्यों के साथ खेलिए, सीखिए और उन्हें भी सिखाइए। बहुत ही पसंद आई। कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। ये कहानी मुझे इसी तरह की लगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? तो आपने उसे कॉपी में नोट किया? भाई वाह। चलिए, ये कहानी जरूर अपने दोस्तों को जाकर सुनाइएगा। हिंदी की बातें बहुत हो गई हो तो अब गणित की ओर चले। गणित में हम आज सबसे पहले कुछ खेल खेलते हैं और उनको आप कॉपी में नोट करना, ठीक है? गुणनखंड भाग 2। चलो देखते हैं कि यह कैसे मालूम करें कि कोई दी गई संख्या किसी अन्य संख्या का एक गुणनखंड कैसे हो सकती है। चलो एक उदाहरण ले लें। ज्ञात करें कि क्या 4 60 का एक गुणनखंड है। इसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? हम 60 को 4 से विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि 15 चौके 60 होता है और जब आप 60 को 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 0 आता है। इसका मतलब है कि 4 60 का एक गुणनखंड है। जब 60 4 से विभाज्य है तो 4 60 का एक गुणनखंड है। विभाज्य का मतलब जब आप भाग करें तो शेष 0 हो। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। ज्ञात करें कि क्या 4 70 का एक गुणनखंड है। तो चलो 70 को 4 से भाग करें। जब आप 70 को 4 से भाग करते हैं तो भागफल 17 और शेषफल 2 आता है। इसका मतलब है कि 70 4 से विभाज्य नहीं है। जब शेष 0 नहीं है, इसका मतलब है यह 4 से विभाज्य नहीं है। 4 70 का गुणनखंड नहीं है। इस तरह आप ज्ञात कर सकते हो कि दी गई संख्या किसी अन्य संख्या का एक गुणनखंड है या नहीं। हम जानते हैं कि हर संख्या 1 के द्वारा विभाज्य है और हर संख्या स्वयं के द्वारा भी विभाज्य है। उदाहरण के लिए 10। क्या 10 1 से विभाज्य है? हाँ। क्या 15 1 द्वारा विभाज्य है?
हाँ, इसलिए हर एक संख्या 1 के द्वारा विभाज्य है। अतः हर एक संख्या का 1 गुणनखंड है। इसी प्रकार हर संख्या स्वयं के द्वारा भी विभाज्य है। 7 7 से विभाज्य, 13 13 से विभाज्य, 25 25 से विभाज्य है। इसका मतलब है हर संख्या स्वयं द्वारा विभाज्य है, तो प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है। यहाँ जो कुछ भी हमने गुणनखंड द्वारा सीखा, क्या हम इसका प्रयोग भाज्य और अभाज्य संख्याओं को मालूम करने के लिए कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वह हैं जिनमें केवल 2 ही गुणनखंड हों। कौन से 2 गुणनखंड? 1 और वह संख्या स्वयं। उदाहरण के लिए 17 के केवल 2 गुणनखंड हैं, 1 और 17। आप कोई भी अन्य अभाज्य संख्या लें, 3 पर विचार करें। 3 के भी केवल 2 गुणनखंड हैं, 1 और 3। जबकि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। उदाहरण के लिए 10 के गुणनखंड हैं 1, 10, 2 और 5। इसलिए यहाँ पर 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। इसलिए जब भी एक संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वह संख्या एक भाज्य संख्या है। इस तरह से यह एक भाज्य और अभाज्य संख्याओं को याद करने का एक और तरीका है। हेलो बच्चों, आइए समझते हैं गुणनखंड। एक उदाहरण के माध्यम से हम गुणनखंड को अच्छे से समझेंगे। मान लो कि इस प्लेट में लड्डू हैं। कितने लड्डू दिख रहे हैं? प्लेट में 8 लड्डू हैं और इन 8 लड्डुओं को बिना तोड़े कितने लोगों में बांट सकते हो आप? सोचो, आओ करके देखें। चलो, क्या हम इन 8 लड्डुओं को एक ही को दे सकते हैं? करके देखते हैं। ये प्लेट पर 8 लड्डू हैं और ये हमें एक व्यक्ति को देना है। यहाँ पर राजू खड़ा है, तो राजू को दे देते हैं। ये हमने पूरे लड्डू दे दिए। तो इसका मतलब है कि 8 लड्डू एक व्यक्ति को पूरे 8 के 8 दिए जा सकते हैं। अब क्या हम इन 8 लड्डुओं को 2 लोगों में बांट सकते हैं? देखते हैं। ये 2 लोग हैं। हमें ये 8 लड्डू 2 लोगों में बांटना है। 8 लड्डू बिना तोड़े 2 लोगों में समान रूप से बांटते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को 4-4 लड्डू मिलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका मतलब है कि 8 2 के पहाड़े में 4 बार में आता है। क्या हम इन 8 लड्डुओं को 3 लोगों में बांट सकते हैं? आओ देखते हैं। ये 8 लड्डू हैं और यहाँ पर 3 लोग हैं। बांट कर देखते हैं। तो जब हमने ये 8 लड्डू 3 लोगों में बांटे, तो 2 लड्डू शेष बच गए, जिन्हें हम 3 लोगों में समान रूप से नहीं बांट सकते। इसका मतलब है कि 8 लड्डू बिना तोड़े 3 लोगों में समान रूप से बांटना असंभव है। अब क्या हम इन 8 लड्डुओं को 4 लोगों में बांट सकते हैं? आइए देखते हैं। ये 4 लोग हैं और हमारे पास ये 8 लड्डू हैं। जब हमने ये 8 लड्डू 4 लोगों में बांटे, तो प्रत्येक व्यक्ति को 2 लड्डू मिले और प्लेट पर एक भी लड्डू शेष नहीं बचा। यानी 8 लड्डू बिना तोड़े 4 लोगों में समान रूप से बांटते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 लड्डू मिलते हैं। मतलब 8 बराबर 4 गुना 2, यानी 4 लोगों में 2-2 लड्डू बांटे जा सकते हैं। क्या हम इन 8 लड्डुओं को 8 लोगों में बांट सकते हैं? क्या लगता है दोस्तों? करके देखें।
ठीक है, तो ये 8 लड्डू हैं और ये 8 लोग हैं। चलो इनमें बांटते हैं। देखिए, जब हमने 8 लड्डुओं को 8 लोगों में बांटा तो सभी को एक एक लड्डू मिल गया। यानी 8 लड्डू बिना तोड़े 8 लोगों में समान रूप से बांटते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को एक एक लड्डू मिलता है। यानी 8 गुना 1 के बराबर होता है। अब क्या हम इन 8 लड्डुओं को 9 लोगों में बांट सकते हैं? करके देखते हैं। ये प्लेट पर 8 लड्डू हैं और यहाँ 9 लोग हैं। अब अगर हमने ये 8 लड्डू दिए तो देखिए, एक को तो मिल ही नहीं पाए। यानी 8 लड्डू बिना तोड़े 9 लोगों में समान रूप से बांटना असंभव है, क्योंकि एक लड्डू बचा ही नहीं देने को अब। तो इससे हमने क्या समझा? इस तरीके से हमने 8 लड्डुओं को 1, 2, 4 और 8 लोगों में बांटा। इसलिए 1, 2, 4 और 8 ये सभी 8 के गुणनखंड हैं, पर 8 का 3 और 9 गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 3 और 9 में 8 लड्डुओं को समान रूप से बांट नहीं पाए। तो हमने समझ लिया कि अगर हमारे पास लड्डू की संख्या हो और कितने लोगों में बिना तोड़े बांट सकते हैं यह दिया हो तो हम बता सकते हैं। जैसे अगर 12 हो लड्डू की संख्या तो इसे बिना तोड़े कितने लोगों में बांट सकते हैं? पहला तो 1 लोग में, 2 लोगों में भी बांट सकते हैं, 3 लोगों में, 4 लोगों में, 6 और 12 लोगों में। इसी तरह अगर लड्डू की संख्या 13 हो तब कितने लोगों में बांटा जा सकता है? 1 और 13। और अगर लड्डू की संख्या 24 हो तब उसे 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24 लोगों में बांट सकते हैं। इससे हमने क्या समझा कि 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हैं। इसी तरह 13 के 1 और 13 और 24 के गुणनखंड हुए 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24। हेलो बच्चों, आइए करते हैं गुणाकार पहेली हल। पहेली हमारे सामने, कैसे हल करना है? चलो सबसे पहले तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति को हल करते हैं। आप समझ ही गए, हमें गुणा करना है। 6 का 6 में गुणा तो 6 छक्के 36 होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब कॉलम पर देखो। 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। बिल्कुल ठीक। और अब सबसे नीचे देखो। अगर इस नीचे वाली पंक्ति को हल किया तो बच्चों बताओ यहाँ कितना आएगा खाली बक्से में? 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। अच्छा, अब अगर इसे ऊपर से हल करें कॉलम को तो यहाँ कितना आएगा खाली जगह में जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है? 36 का किस में पहाड़ा पढ़ा जाए कि 36 ही आ जाए? बिल्कुल ठीक, ये बहुत आसान है। यही सोचा था ना आपने? 36 एकम 36। अब 1 का 7 में पढ़ते हैं पहाड़ा। अब 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो तो कितना आएगा? ठीक पहचाना, 1 7 7। चलो अब कॉलम हल करते हैं। 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है तो 7 चौके, बिल्कुल ठीक, 7 चौके होते हैं 28। ये तो हमने हल कर लिया। अब बचे हैं सिर्फ 1, 2 और ये 3 प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो इन्हें हल करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो सबसे अंतिम पंक्ति
14 का पहाड़ा किस में पढ़ा जाएगा कि हमें 28 मिले? 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। दोस्तों अगर 14 को 2 बार जोड़ा तो हमें 28 ही मिलेगा। अब ये बक्सा भी कंप्लीट। तो यहाँ पहुंचते हैं। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। देखते हैं कितना आता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौकी 16 और 4 पंचे, बिल्कुल ठीक, 4 पंचे हो गया 20। और अब सबसे दाहिने कॉलम में देखिए, 10 का पहाड़ा पढ़ना है कि 20 आ जाए, तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, बिल्कुल ठीक। इस तरह हमारी एक पहेली तो पूरी तरह हल हो गई। अब दूसरी पहेली देखते हैं। ये रही। सबसे पहले शुरुआत पंक्ति से करते हैं। 5 गुना 4 बराबर कितना? बिल्कुल ठीक, 5 चौके 20, इसलिए यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं और हल करते हैं इस कॉलम को। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये कॉलम तो हल हो गया। अब पंक्ति में देखो, 10 चौके 40, बिल्कुल ठीक। अब इस कॉलम में 20 का पहाड़ा किस में पढ़ा जाए कि 40 में? 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यानी पहाड़ा 2 बार पढ़ना था। 2 गुना 7 मतलब 2 का पहाड़ा 7 बार या 7 का 2 बार, आपको जो भी आसान लगे। मुझे तो 2 7 14 आसान लगते हैं, इसलिए मैंने पढ़ दिया। अब देखो 14 का 2 बार पहाड़ा पढ़ो। दोस्तों इसके पहले वाली पहेली में हमने सीखा है कि 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। इस तरह ये बॉक्स भी भर गया। अब नीचे पंक्ति पे चलो। 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 28 आ जाए। शुरुआत करो। 4 बार पढ़ा, बिल्कुल ठीक, 7 चौके 28 प्राप्त हुए। और अब भरते हैं यहाँ पंक्ति पे। 2 का पहाड़ा 5 बार आता है ना दोस्तों? 2 का पहाड़ा, बिल्कुल ठीक, 2 पंचे 10। और अब बचा है सिर्फ ये दाहिना कॉलम, जिसमें 10 का गुना ऐसा किस संख्या में किया जाएगा कि 10 ही मिल जाएगा? बिल्कुल ठीक, 10 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ना होगा, तो पूरा पूरा 10 मिल जाएगा। कैसी लगी पहेली दोस्तों? पढ़ते रहिएगा। हम फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। अभ्यास के लिए सवाल। सवाल क्या है? सवाल है 9 के 2 गुणनखंड लिखिए। एक बार और ध्यान से सुनिए। 9 के 2 गुणनखंड लिखिए। आपको 9 के 2 गुणनखंड लिखने हैं, जो आपने अभी सीखा है करना। अगला सवाल है 17 के 2 गुणनखंड लिखिए। आपको 17 के गुणनखंड निकालने हैं और उन्हें लिखना है। ओके दोस्तों। अगला सवाल है 11 के सभी गुणनखंड ज्ञात करें। 3 और 4 में कौन सी संख्या 6 के गुणनखंड है? क्या करना है? 3 और 4 में से बताना है कौन सी संख्या है जो 6 के गुणनखंड है। 2 और 3 में कौन सी संख्या 10 के गुणनखंड है? 2 और 3 में कौन सी संख्या 10 के गुणनखंड है? दोस्तों इनके जवाब निकालिए। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। दोस्तों आज की कहानी का नाम है हाइड एंड सीक। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है कंचन बैनर्जी ने।
और इस कहानी के चित्रकार है हर्षवर्धन घंटा। दोस्तों, कहानी के नाम से लगता है छुपा छुपी के खेल के बारे में जानकारी दी गई होगी इसमें। चलिए तो फिर देखते और सुनते हैं आज की कहानी। Hide and seek. Jitu is playing with his friend. It is Jitu's turn to count till 100. Jitu has started counting. Viju hides behind a tree. Raju hides near the car. Suman hides behind a door. Aman hides under a basket. Riju hides inside a drum. Oh no! Jitu has stopped. Which number comes after 39? Once more, he starts counting 1, 2, 3. His friends must hide again. दोस्तों, मैंने सही पहचाना था। इस कहानी में जीतू नाम का लड़का अपने सारे दोस्तों के साथ छुपा छुपी का खेल खेल रहा था। उसकी बारी आई और वो नंबर्स काउंट करने लगा और तब तक सारे दोस्त छुप गए। लेकिन जीतू गिनती भूल गया और उसे फिर से गिनती शुरू करनी पड़ी। कहानी सुनकर मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। मैं इस कहानी को दोबारा सुनूंगी। कितना अच्छा लग रहा है जी आज। अपना पिंटू जो हमेशा पीछे खड़ा रहता था, वो सबको सिखा रहा है। हम कहे थे ना, हम पूछेंगे तो वो सीखेगा। पिंटू, बात की बात ये है कि बच्चे हमारे हैं तो ध्यान भी हमें ही देना होगा। हमने तो सीख लिया, अब आपकी बारी है। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे वो देखने में बेहद आकर्षक और सुंदर लगता है। हम बात कर रहे हैं साहिल के बारे में। इनके शरीर के बाल काफी मोटे, मजबूत और नुकीले होते हैं। इन बालों को साहिल का कांटा भी कहा जाता है। ये इतने कड़े होते हैं कि किसी को भी भेद सकते हैं और इसी से ये अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा करते हैं। इनके आगे का पैर बेहद मजबूत होता है, इतना मजबूत
कि इससे ये अपने मांद की भी खुदाई करने में सक्षम होते हैं। ये भारत में मुख्य रूप से पहाड़ों के किनारों पर और जंगलों में पाए जाते हैं। ये दिन के अपेक्षा रात में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। दिन में ये ज्यादातर अपने मान में सोते हैं। साहिल हमेशा जोड़े में ही रहते हैं। सिर्फ खाना खोजने के समय ये अकेले रहते हैं। साहिल काफी अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन ये ना तो अच्छे पर्वतारोही होते हैं और न ही ज्यादा कूदने में सक्षम। शायद इसीलिए ये पहाड़ों के नीचे जमीन पर प्रकृति द्वारा निर्मित गुफाओं में या स्वयं द्वारा निर्मित मांद में ही रहते हैं। भारतीय साहिल पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं। इन्हें घास, फल, फूल या अनाज खाना ज्यादा पसंद है। साहिल का प्रजनन काल फरवरी से मार्च तक होता है। 240 दिनों के बाद मादा साहिल एक बार में 2 से 4 बच्चे को जन्म देती है। नवजात साहिल लगभग 1 साल तक मांद में ही रहते हैं। इस दौरान उनके माता पिता दोनों उनका देखभाल करते हैं। इनका जीवन काल 20 सालों का होता है और वजन 11 से 18 किलो। इनकी लंबाई ज्यादातर 70 से 90 सेंटीमीटर तक की होती है। ये एक लार्ज साइज का रूडेंट है, अर्थात ये चूहे के फैमिली से कुतर कर खाने वाले फैमिली में का सदस्य है। जो शाही होते हैं पोर्क्यूपाइन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग पूरे विश्व में पाया जाता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, चाइना, इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज में भी ये पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये स्ट्रिक्टली नॉकटर्नल हैं, अर्थात ये रात में ही सक्रिय होते हैं। ये पेड़ पे आसानी से चढ़ सकते हैं और ये अपना मांद बनाकर रहना पसंद करते हैं। इनमें जो एक पिक्युलरिटी पाई जाती है, एक कांटे के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इनके शरीर पर पाया जाता है, जिसे कोल्स कहते हैं। इसके सहायता से ये अपना डिफेंस करते हैं। ये इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो इन्हें प्रीडेटर से बचाते हैं। और इसके अतिरिक्त ये खास तरह का सेंट भी और सेक्रेट करते हैं जब ये किसी भी तरह का इनको असुरक्षा की भावना आती है। इन क्विल्स की संख्या इनके शरीर पर लगभग 30,000 तक हो सकती है, जो क्रिएटिनिन से होता है। और ये बॉडी से निकलने के बाद फिर से इनका रीजनरेशन शुरू हो जाता है। और जब ये ऑफेंसिव होती हैं और तो उस टाइम इनके जो क्विल्स हैं ये खड़े हो जाते हैं और चलने पे एक घुंघरू की तरह इनका आवाज़ आता है जो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। और ये एक मतलब अपने दुश्मनों को सतर्क करने के लिए एक वार क्राई टाइप का अपने क्विल्स के माध्यम से देते हैं। लंगूर एशियाई बंदरों की विभिन्न जातियों का सामान्य नाम है। इन्हें कहीं कहीं हनुमान बंदर भी कहा जाता है। इनके पूंछ सहित शरीर की लंबाई 150 से 175 सेंटीमीटर तक होती है। इनके पूंछ इनके शरीर से लंबे होते हैं। पूंछ की लंबाई 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। मादा नर से छोटी होती है। लंगूर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाते हुए अगर पहुंचने में असमर्थ हो जाएं, तो अपने पूंछ के सहारे जमीन पर पांव रखे बिना अपने पूर्व के स्थान पर वापस आ जाते हैं। इनके शरीर का रंग सलेटी और चेहरे, कान, तलुए, हाथ पैर का बाहरी हिस्सा काला रहता है। एक स्वस्थ लंगूर का वजन 16 से 21 किलोग्राम तक होता है। लंगूर बंदरों से कम उछल कूद करने वाले होते हैं और आबादियों की अपेक्षा जंगलों में रहना अधिक पसंद करते हैं। लेकिन कहीं कहीं बस्तियों में भी इनके समूह दिखाई पड़ते हैं। इनका जीवन काल 20 से 30 सालों का होता है। लगभग 6 महीने के गर्भ धारण के बाद मादा लंगूर एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है, जो कुछ समय तक मां के पेट से चिपका रहता है। मां अपने बच्चे का बहुत अच्छे से देखभाल करती है। नवजात लंगूर 4 से 5 सालों के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। इन्हें फल, फूल, सब्जियां और पत्ते खाना पसंद है। इसकी संख्या जो होती है खुले में, अगर जंगलों प्राकृतिक वास में देखें तो 10 से 100 के आसपास में इसकी संख्या होती है। और ये काफ़ी
धार्मिक दृष्टिकोण से इन्हें हनुमान भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रख रखाव पे, इनके एक्टिविटी गतिविधि करने के लिए झूले इत्यादि की व्यवस्था की गई है। रख रखाव पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मौसम के हिसाब से इन्हें भोजन और आवासन की व्यवस्था की जाती है। मूल रूप से इन्हें हम लोग भोजन में मूंगफली, चना और फल देते हैं। अभी विशेषकर गर्मी में हम लोग इन्हें तरबूज देते हैं और जाड़े में इन्हें गुड़ और शहद भी हम लोग देते हैं। इनके रख रखाव में प्रतिदिन केज की सफाई की जाती है, इनके पूरा केज पर ध्यान देना पड़ता है। साहिल अपने आकर्षक रूप और कांटों के कारण और लंगूर अपने एनक्लोजर में अपनी चंचलता के कारण चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।